हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है, इसकी क्या वैल्यू है, किन किन सर्विसेज को हम इकोसिस्टम सर्विसेज में काउंट करते हैं, यही हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे एंड पे दिया हुआ चैप्टर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और आने वाले टाइम एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं फिर से क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। माई नेम इज दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। Now let's start the video. Our topic is ecosystem service. Ecosystem हमें क्या क्या सर्विसेज देता है, क्या फ़ायदे देता है, यही हम समझने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा सा पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हेल्दी इकोसिस्टम जो होते हैं आर द बेस फॉर ए वाइड रेंज ऑफ, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमें। इकोनॉमिक फ़ायदे होते हैं, इससे हम पैसे अर्न कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल फ़ायदे होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट बेटर रहता है। एस्थेटिक गुड्स सर्विसेज हमें यहाँ से मिलने वाली हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी सेवाएं हमें यहाँ से मिलती हैं, तो इकोनॉमिकली भी बहुत फ़ायदा होता है उन गुड्स और सर्विसेज से। इन्वायरमेंटल भी गुड्स और सर्विस बहुत सारी मिलती है हमें, और साथ में हमें क्या मिलते हैं, एस्थेटिक वैल्यू वहाँ की बेटर हो जाती है गुड्स और सर्विसेज की। तो ये हेल्दी इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है, कहना है कि ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं हेल्दी इकोसिस्टम से। द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस के कारण जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, उसके जो आउटकम है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या बोलेंगे बेटा, इकोसिस्टम सर्विसेज। द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज, इन्हीं को बोलते हैं। अब कह रहा है कि ये सर्विसेज में अगर हेल्थी फॉरेस्ट होगा तो क्या क्या फ़ायदे होंगे बेटा। सबसे पहला, प्यूरीफाई एयर और वाटर। हेल्दी अगर फर्स्ट है तो एयर को प्यूरीफाई और वाटर का प्यूरीफिकेशन क्या होगा, जल्दी होगा, बेटर होगा। मतलब एयर आपको बेटर मिलेगी, वाटर आपको बेटर कंडीशन में मिलेगी। तो पहला इसका इम्पैक्ट ये होता है, पहली सर्विसेज ये होगी, प्यूरीफाई एयर एंड वाटर। अगर यहाँ पे एयर और वाटर अच्छे होते, साथ में क्या हो सकता है बेटा, मिटिगेट ड्रॉट एंड फ्लड्स को यहाँ पे रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये ड्रॉट, सूखे को और फ्लड्स को जो है कंट्रोल करने में रोल प्ले कर सकता है हेल्दी इकोसिस्टम, या हेल्दी फॉरेस्ट यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बेटर होती है बेटा। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बेटर होगी तो जनरेट सोयल जो है वो फर्टाइल सोयल जनरेट कर पाएंगे यहाँ पे इजीली। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग अगर बेटर होगी हेल्दी इकोसिस्टम में तो जनरेट करेंगे फर्टाइल सोयल, ज़्यादा यहाँ पे फर्टाइल सोयल बनी रहेंगी। नेक्स्ट है प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट मिलेगी बेटा। अगर हैबिटेट मिलेगी तो मेंटेन बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होने के चांसेस हैं। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट अगर लॉस नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर में ये हम पढ़ने भी वाले हैं बेटा, अबाउट हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो इसलिए हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा बेटा पॉलिनेट क्रॉप्स का पॉलिनेशन बेटर हो सकता है, क्योंकि अलग टाइप की डाइवर्सिटी यहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी उतनी पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स या जो है फ्लावर्स का इजी होगा। तो उसमें भी हेल्दी इकोसिस्टम मेन रोल प्ले करता है। इट प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन के लिए स्टोरेज साइट क्यों, क्योंकि ये हेल्दी इकोसिस्टम होगा, ज़्यादा कार्बन को शॉक करेगा, एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को शॉक करेगा तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और जो है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम होगा बेटा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करके रख सकता है अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हुआ। तो इसलिए जो है यहाँ पे बेटा ये स्टोरेज ऑफ साइट फॉर कार्बन जो है प्रोवाइड कर सकता है हमें हेल्दी इकोसिस्टम। नेक्स्ट है बेटा प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पे हेल्दी इकोसिस्टम से मिलती हैं। एस्थेटिक तो है ही, कल्चरल सांस्कृतिक वैल्यू भी जो है लोग इसके अकॉर्डिंग जो है मान्यताएं बहुत सारी होती हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी हैं लोगों के अपने जो है हेल्दी इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग जो है, तो इसलिए जो है बहुत सारे ट्रेंड्स और जो है बहुत सारी वैल्यूज़ जो है हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं हेल्दी इकोसिस्टम से रिलेटेड। अब ये सारी हमें हेल्दी इकोसिस्टम से या इकोसिस्टम सर्विसेज हैं जो हमें मिल रही हैं, इसके ऊपर प्राइस टैग रखने की कोशिश की गई बेटा। साइंटिस्ट रे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उसके कोलिग्स ने मिलकर काम किया है, ट्राई टू पुट प्राइस टैग ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट, क्योंकि इन सर्विसेज के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है बेटा अर्थ पे। तो कह रहा है कि इनकी अगर हम वैल्यू की करना शुरू कर दें, इनके ऊपर प्राइस टैग रख दें, तो सोचो कितनी वैल्यू होगी इनकी, इसका आइडिया लगाने की कोशिश की गई। तो एवरेज प्राइस टैग जो था बेटा वो कितना आया था यहाँ पे $33 ट्रिलियन ईयर, एक साल में लगभग
इनकी वैल्यू कितनी होगी, $33 ट्रिलियन ईयर होगी बेटा। इतनी ज़्यादा वैल्यू होगी यहाँ पे इन सर्विसेज की, जिनको हम क्या समझते हैं, फ्री समझते हैं। अब इनकी वैल्यू देखो, ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस जीएनपी, जो ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी है बेटा, जो ग्रोथ का पैरामीटर होता है, इकोनॉमिक पैरामीटर है, उसकी वैल्यू कितनी है, पूरे वर्ल्ड का कितना है जीएनपी, $18 ट्रिलियन है बेटा। पूरे वर्ल्ड का जितना बिजनेस है ना, उसकी वैल्यू अगर काउंट कर दोगे तो कितनी बन जाएगी बेटा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना, जीएनपी कितना बनेगा, $18 ट्रिलियन। इससे 2 गुना है लगभग, इसके 2 गुना है बेटा जो सर्विसेज हमें फ्री में मिल रही हैं। तो दीज फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री। ये फ्री है बेटा, इसलिए हमें इनको लगता है कि ये हमें कुछ भी इन्वायरमेंट को हम डैमेज कर सकते हैं, जबकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा, अगर इन पे चार्ज लगा दिया जाए तो हमें कितना कॉस्टली होगा ये सारी चीज़ें जो कि फ्री में आज मिल रही हैं, लेकिन बाद में कॉस्ट लग गया तो ये कितनी एक्सपेंसिव हो जाएंगी। दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड और फ्री समझते हैं, इसलिए हम शायद डैमेज ज़्यादा करते हैं। कल को सरकार इस पर टैक्स लेना भी शुरू कर सकती है। तो आउट ऑफ टोटल कॉस्ट जो है बेटा, एवरेज इकोसिस्टम सर्विसेज जो हैं, अगर टोटल कॉस्ट देखें यहाँ पे सोयल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा अराउंड 50% जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। टोटल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा किसका है, फर्टाइल सोइल का कंट्रीब्यूशन 50% के आसपास है बेटा। अगर फर्टाइल सोइल रहेगी तो ये सर्विसेज मेंटेन रहेंगी, और नहीं रहेगी तो सर्विसेज डिक्लाइन जल्दी होंगी। इसके अलावा रिक्रिएशन, वापस से रिकवरी करने की पावर जो है डिस्टर्बेंस आने के बाद में वो 10% से कम है बेटा, वापस से उस तरह कंडीशन डेवलप हो जाना। तो ये रिक्रिएशन का 10% से कम कंट्रीब्यूशन है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का भी जो है 10% से कम कंट्रीब्यूशन है बेटा इनका। तो यहाँ पे रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग ये लेस देन 10% में आते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन 6% के आसपास है बेटा। हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ भी 6% कॉन्ट्रीब्यूट करता है ओवरऑल। तो आप देख सकते हैं इन सर्विसेज में किस जो एरिया का कितना कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन 6% तक रोल प्ले कर रहा है बेटा इकोसिस्टम सर्विसेज में। हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ 6% तक रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा बेटा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग लेस देन 10% है। रिक्रिएशन भी 10% से कम है। सोइल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा 50% है। तो आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है और यहाँ पे कम किसका है ये भी याद रखना है आपको। हो सकता है अरेंज करवा लिया जाए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सोयल सबसे ज़्यादा है बेटा यहाँ पे, और ये इसके 6% वाले में क्लाइमेट और हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने देखा कि ये सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट हैं। हम फ्री समझते हैं लेकिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हेल्दी फर्स्ट इकोसिस्टम ये सारे रोल प्ले करता है जो हमने डिस्कस किए हैं। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई अबाउट दिस इकोसिस्टम सर्विसेज। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।